खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार इलाहाबाद के जेपी सिंह साहब है। कई बार आप सुन चुके हैं इनको, और आज हमने विशेष आग्रह किया था उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा आपसे हो, और तमाम पहलू, अब जिन्ना भी आ गए हैं मैदान में, ओवैसी भी उतरे हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद है, सपा है, बसपा है, बीजेपी है, तमाम तरह के दांव पे चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ मिल रहे थे, लेकिन अंतिम क्षण में वो सपा के साथ चले गए। ओवैसी बहुत एग्रेसिव हो गए, उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं। इन सब मुद्दों का मायने क्या होगा चुनाव में, किस तरफ पलड़ा भारी है? क्या बीजेपी चुनाव में कमजोर पड़ेगी, उनको शिकस्त मिलेगी, या बीजेपी की पुनः वापसी होगी? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिन्ना भी है, मंदिर भी, मस्जिद, सब आएंगे। लेकिन क्या मुद्दों पर भी जो जो दैनिक मुद्दे हैं आम जनता कर, उन पर भी राजनीति होगी, चुनाव होगा? तमाम पहलू पे बातचीत करने के लिए जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा पे। जी नमस्कार, बताइए। ठीक हो आप? ठीक है जी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक है। क्या हुई उत्तर प्रदेश में सर? जी देखिए, अभी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ हवा बह रही है। अच्छा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, फिर अजीत सिंह की पार्टी का जाटों के बीच में उभार किसान आंदोलन के बैकग्राउंड में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ मिलना, ये सारे फैक्टर योगी सरकार के और भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा में जो योगी और केंद्र में मोदी और शाह के बीच में चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, सहमत का खेल चल रहा है। और लगातार पिछले 6 महीनों से जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें दिल्ली से हुई हैं, अपने लोगों को जिस तरह मंत्रिमंडल में शामिल करने की शर्मा जी को जिस तरह से हुआ और योगी जी तैयार नहीं हुए, इन सब को देखते हुए इस समय मामला उल्टा चल रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए। फिर केशव प्रसाद मौर्य भी एक फैक्टर हैं, जो एक्चुअली सुनील बंसल और शाह के आदमी हैं, और वो भी योगी सरकार को डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, ये बात अपनी जगह पर सही हो सकती है। लेकिन जिस तरह योगी पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में प्रधानमंत्री पद का नाम चला कि 2024 में योगी भी प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस की पसंद हो सकते हैं, उसे केंद्रीय लीडरशिप बीजेपी की बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए जून 2021 से ही योगी सरकार को लगातार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार की जारी है। लेकिन आरएसएस का वरदहस्त होने के नाते ये योगी को न बदल पाए, न योगी पर अपने मंत्री थोप पाए। इसलिए अब आगे आने वाले समय में देखिए ये रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि इनका मानना है कि 2024 में जो होगा हम देखेंगे ये, लेकिन योगी को यहीं उत्तर प्रदेश में निपटा दें। पूरी कांग्रेस की संस्कृति बीजेपी में इस समय हावी हो गई। उसमें सर, तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक द्वंद्व होगा, पैराडॉक्स है, अंतर्विरोध है, और जो कि उभरेगा, सरफेस पे आएगा कि ये नूरा कुश्ती है? देखिए, आरएसएस और बीजेपी के बीच में योगी और वो लेके द्वंद्व तो है ही है, क्योंकि आरएसएस ने ही कई बार योगी को पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। और आप ये भी देखते होंगे कि सरकार में शामिल राजनाथ सिंह एक बार राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएं या ना जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री के पैरेलल योगी को हर राज्य में चुनाव प्रचार के लिए संघ द्वारा भेजा जाता रहा है। और कहीं ना कहीं संघ द्वारा ये प्रोजेक्शन है कि योगी जो है पोटेंशियल कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये सरकार में जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये किसी भी लीडरशिप को अपने सामने उभरने नहीं देना चाहते। इसीलिए इन्होंने 75 साल का फार्मूला लगा के
पहले ही जो वरिष्ठ लोग हैं उनको किनारे कर दिया है। तो अगर योगी और मोदी में अगर चुनना हो तो आरएसएस की पसंद कौन सा हो? ऐसा है कि अभी तो योगी जो है वो आरएसएस की पसंद है, लेकिन अभी हमारे ख्याल से संघ जो है बिल्कुल खुल करके किसी दो में से एक पर हाथ नहीं रखना चाहता। अब ये 2022 के चुनाव में अगर योगी यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीतते हैं तो हो सकता है कि 2024 में आरएसएस खुल के उन पर हाथ रख दे। लेकिन अभी तो केंद्र सरकार ही जो है, या केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री योगी को किनारे लगाने पे लगे हुए हैं। अगर योगी किनारे लग गए तो 2024 में कैसे इनको पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में घोषित किया जाएगा? सत्ता संघर्ष चल रहा है भीतर भीतर, मेरा मानना है। तो यूपी में जो अब तो अग्नि परीक्षा योगी के लिए भी है, आरएसएस भाई के लिए भी है। भाई योगी के लिए अग्नि परीक्षा है, लेकिन योगी अपना ज्यादा नहीं खो सकते, क्योंकि योगी की अपनी फॉलोइंग भी है, योगी की अपनी हिंदू वाहिनी है, और आरएसएस भी जानती है कि योगी जो है वो भविष्य में शिवसेना की तरह जो है एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं हिंदुत्व की, और योगी में इतनी क्षमता भी है। दूसरी बात, योगी में भी उसी तरह बोलने की क्षमता है जिस तरह ठाकरे साहब में, कि कोई भी विपरीत परिस्थिति में कुछ भी बोल दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोगों को राजनीतिक रूप से फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार संसद में योगी जी रोए थे, पता नहीं क्यों रोए थे। ये और लगता कि संसद में एक बार योगी जी बहुत रोए थे। अब वो रोए थे वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय तो बीजेपी में ही थे ना। लेकिन अगर उनके सामने भी बिल्कुल चुनने की बात आ जाए कि बीजेपी में रहेंगे या राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी, तो हमारा ख्याल है कि वो अपना स्वतंत्र रास्ता चुन सकते हैं। वो तो इनके अनुशासन में बहुत बन नहीं सकते। उत्तर प्रदेश जो है अभी अग्नि परीक्षा है, योगी के लिए भी, आरएसएस के लिए भी, बीजेपी के लिए। जी, तो इनकी रणनीति क्या होगी यूपी जीतने की? देखिए इनकी रणनीति तो एक सूत्री है, हिंदू बनाम मुस्लिम, घृणा की राजनीति, जहर जो है उगलना मुंह से, और आचरण इस तरह करना कि ताकि जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव हो जाए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण इनका मामला उल्टा हो गया, वहां मुसलमान और जाट मिल गए हैं, एक मंच साझा कर रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर फैक्टर ऐसा है जो 30 से 35 सीटों पर चुनावी संभावनाओं पर असर डाल देता है। और पहले राजभर वो पटवा के रूप में काम करते थे, चुनाव भले न जीते हो लेकिन वो हरवाते थे जिसको भी चाहे। पिछले चुनाव में क्या हुआ कि पिछले चुनाव में थोड़ा आपको पहले चलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जब शिवपाल यादव और मुलायम सिंह ने अंसारी ब्रदर्स को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की, तो इस पर जो है वो उन्होंने विद्रोह कर दिया था अखिलेश यादव ने। सत्ता के संघर्ष में अखिलेश यादव भारी पड़े शिवपाल पर, ये लोग बाहर हो गए। लेकिन इन लोगों के बाहर होने के बाद मुझे लगता है कि मुख्तार अंसारी के इशारे पर राजभर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्यों? क्योंकि तब मुख्तार अंसारी के लिए ये हो गया कि सपा जो है किसी भी प्रकार सरकार में न जाने पाए, ताकि जो है इसको ये अंदाजा हो जाए कि हमारी ताकत कितनी है, और वो बिना राजभर के उधर शामिल हुए ये संभव नहीं था। तो राजभर के उधर शामिल होने से सपा बहुत ही कम मामूली वोटों के अंतर से 30-35 सीटें कम से कम सपा हारी थी पूर्वांचल में। लेकिन अभी स्थिति बदल गई है। अभी जो है अखिलेश यादव को भी एहसास हो गया है कि हमने पिछली बार कुछ राजनीतिक गलतियां की थी जिनके कारण जो है हमारी पार्टी का इस तरह हश्र हुआ। तो इस बार उन्होंने जो शिवपाल के साथ थे, अंबिका यादव वगैरह जिनको निकाल दिया था, उनको सबको पार्टी में ले लिया। फिर अंसारी ब्रदर्स में जो सिबहतुल्ला करके हैं, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, जो एमएलए का इलेक्शन पिछली बार संभवतः हार गए थे, उनको अपनी पार्टी में ले लिया। और राजभर से जो है, राजभर ने पहले ओवैसी को घास डाला और घास डालने के बाद ओवैसी को जो है छोड़ करके वो इनके यहाँ शामिल हो गए। ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति की तरह शामिल हुए हैं, और एक इन्होंने बीच का रास्ता निकाल के रखा है कि ताकि अगर वो निर्दलीय के रूप में मुख्तार अंसारी का वो समर्थन करें अपने कोटे से, तो सपा का भी समर्थन हो जाएगा, और अगर जो है अपने कैंडिडेट के रूप में उतारे तो भी सपा के गठबंधन के समर्थन हो जाएगा, और सपा को भी लगेगा कि भाई वो अपने पार्टी से उतार रहे हैं, हमसे क्या मतलब। तो सबकी वो बच जाएगी, और अंसारी ब्रदर्स में एक अंसारी इनके साथ शामिल ही हो गए हैं।
और पहले भी अफजाल अंसारी सपा से एमपी रह चुके हैं, इसलिए इस बार समीकरण बिल्कुल बदल गया है। दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के साथ मुसलमान आगे खड़े हो गए हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज की डेट में भी अतीक अहमद से बड़ा फैक्टर मुख्तार अंसारी और अंसारी ब्रदर्स हैं। उनकी अपनी फॉलोइंग है, और केवल मुसलमानों में ही फॉलोइंग नहीं है उनकी, उनकी अन्य जातियों में, राजपूतों में, उनकी जो है आपके भूमिहारों में बहुत फॉलोइंग है, उनकी हिंदुओं में भी बहुत फॉलोइंग है। और उनके तमाम जो है वो क्या कहते हैं, जो हिंदू सिपह सालार हैं, उनके खिलाफ भी योगी जी की सरकार ने एक्शन लिया है, उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्तीकरण कर दिया है। और एक जैसे अजय राय हैं, अजय राय के खिलाफ लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई चल रही है, और तो अजय राय के चक्कर में कई पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई, कि क्या तो कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। अजय राय उन्हीं के आदमी और भूमिहार है, जबकि भूमिहारों से कृष्णानंद राय नेतृत्व करते थे, और मुख्तार अंसारी या अंसारी ब्रदर्स, उनका झगड़ा चलता था। तो आपस में काफी विग्रह है, ऐसा नहीं है कि सब एक तरफा मामला नहीं है। अब मान लीजिए कि ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी का झगड़ा है, लेकिन मुन्ना बजरंगी भी तो राजपूत थे, जो मुन्ना बजरंगी के, जो मुख्तार अंसारी के सिपह सालार थे। तो इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जातिगत समीकरण से लोग नहीं बटे। अब जैसे गोरखपुर में ही हरिशंकर तिवारी का एक खेमा था ब्राह्मण का, और वहीं जो है आपके वीरेंद्र शाही का खेमा था, लेकिन हरिशंकर तिवारी के भी खेमे में क्या कहते हैं राजपूत लोग थे, ऐसा नहीं था कि सब वीरेंद्र शाही के साथ थे। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में बड़ा फ्लूइड पोजीशन है। इस फ्लूइड पोजीशन में अभी फिलहाल पलड़ा मेरे हिसाब से सपा का भारी चल रहा है, और ये इसके ओम प्रकाश राजभर के आने से ये और भारी हुआ है। सर, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, मान लीजिए भाजपा और आरएसएस अंतर्द्वंद हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, जो क्या एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार के खिलाफ कहीं मतलब नेताओं को छोड़ दी जनता में दिख रहा है? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है। देखिए, एक नया फैक्टर प्रियंका गांधी का उभार हुआ है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेसियों को लग रहा है, और विशेषकर ब्राह्मण समुदाय को लग रहा है कि प्रियंका गांधी जो है आने वाले समय में, अगर 2022 में इन्होंने थोड़ा भी डेंट किया राजनीति में, तो 2024 में ये बहुत बड़ा फैक्टर होकर के उभरेंगे उत्तर प्रदेश में। नंबर 2, प्रियंका गांधी ने जिस तरह तमाम उसकी घोषणा की है, चुनावी घोषणाएं, कि इतनी यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इतना रुपया मिलेगा, किसानों का माफ होगा, और साथ में महिलाओं पर भी जो उन्होंने डोरे डाले हैं। अभी तक ये माना जाता था कि महिलाओं को बीजेपी ने अपनी ओर लुभा रखा है, तो एक बार अगर उनका पुरुष समुदाय जो है सपा या बसपा को वोट दे देता है, तो भी महिलाओं में ज्यादातर है जो भीतर जाकर के भाजपा को वोट देती हैं। प्रियंका गांधी के आने से ये फैक्टर भी हुआ है। दूसरी बात, बिकरू कांड हुआ या और कांड हुआ, ब्राह्मणों, देखिए क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण और राजपूत भले ऊपर से सवर्ण हो, लेकिन ब्राह्मण और राजपूतों में बहुत तगड़ा डिवाइड है उत्तर प्रदेश में, और कोई भी ब्राह्मण किसी भी राजपूत को नेता नहीं बनने देना चाहता, और जब नेता रहता है तो वो भीतर भीतर वो घोर असंतुष्ट रहता है। ऐसा बीपी सिंह के समय में भी हो सका, वो दिखाई पड़ा था, ऐसा वीर बहादुर के सिंह के भी समय दिखाई पड़ा था। इसलिए इस सरकार के नैसर्गिक विरोधी ब्राह्मण हैं योगी सरकार के, और प्रियंका गांधी के उभार से वो उधर जा सकते हैं। इनके साथ आज की डेट में अगर कोई वर्ग आंख मूंद के है तो वणिक समुदाय है, इसके अलावा बाकी सब बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो अपनी जगह पर है, साथ में जातिगत समीकरण में भी गड़बड़ी है। दूसरी बात, लगातार जो है इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पिछड़ों में भी बहुत डिवाइड है। पिछड़ों में डिवाइड ये है कि वहां कुर्मी का नेता और है, कोयरी का नेता और है, यादव का नेता और है, और जो छोटी छोटी जातियां हैं वो इतने कम परसेंटेज में है कि उनका कोई नेता हो भी तो भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, 1%, 1.5%, 2%। और मायावती की भी जमीन खसक गई है, उनके जो पुराने सिपह सालार थे सब छोड़ करके हट गए हैं। उनके पास भी एक जाति विशेष के अलावा बाकी लोगों का मामला गड़बड़ हो गया है। फिर वहां जो है सब चीजें, टिकट है तो पैसा है, जन्मदिन है तो पैसा है, इन सब से भी जो है बहुत गड़बड़ी हो गई है। दूसरी बात उनके बारे में भी है कि सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने अपने साथ इसलिए रखा है क्योंकि ताकि उनके खिलाफ तमाम मुकदमे हैं तो उसके लिए एक धाकड़ वकील होना चाहिए, ये भी चर्चा में उत्तर प्रदेश में है। इसलिए बहुत फ्लूइड पोजीशन है, और अखिलेश बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और ये बीजेपी आपस में बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। इसलिए अभी के डेट में तो भाई मेरे हिसाब से तो अखिलेश भारी दिखाई पड़ रहे हैं।
नहीं, ठीक कह रहे हैं। जो प्रियंका गांधी की सवाल को आपने उठाया, उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देंगे। अगर जी ऐसा होता है, 166-70 आसपास बनेगा वो, जी। तो इतना अगर महिलाओं को टिकट देते हैं तो देती हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसमें फर्क ये पड़ेगा कि जो महिलाओं को टिकट वो देंगी, उस देने की वजह से अगर वो महिलाएं ज्यादातर प्रियंका की तरफ जाती हैं तो वो भी बीजेपी में ही डेंट करेंगी, वो अच्छा। सपा में डेंट नहीं करेंगी, क्योंकि सपा बीजेपी में ने पहले से ही महिलाओं को लुभा रखा है अपनी तरफ। तो वो डेंट करेंगे हम्म, बीजेपी में ही, वो सपा में उतना डैमेज नहीं करेंगे जितना वो बीजेपी को डैमेज करेंगे। और अगर हम्म, ब्राह्मण भी उनके साथ जाता है तो बीजेपी ही डैमेज होगी। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण अगर हाशिए पर हैं, सरकार कोई भी बने, अगर ब्राह्मणों को नहीं बनना है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को ही लीजिए आप। योगी सरकार में अगर कोई ब्राह्मण सबसे ज्यादा डिजर्व कर रहा था योगी सरकार बनने पर, मंत्री बनने के लिए, तो वो थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिन्होंने पूरे परिश्रम से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खड़ा किया था। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपना चुनाव हार गए तो बीजेपी ने उनको विधान परिषद में भी नहीं रखा और इन्होंने दिनेश शर्मा को बनाया। दिनेश शर्मा के बारे में कंफ्यूजन है, क्योंकि ब्राह्मणों का मानना है कि दिनेश शर्मा ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं है, ये कहीं ना कहीं भूमिहारों से इनका जो है वो मतलब वो है, कनेक्टिविटी है। दिनेश शर्मा को भले जो है ब्राह्मण कहा जाए, लेकिन जो ब्राह्मण वो हैं उसको सरयू पारी ब्राह्मण और कानिकुब्ज ब्राह्मण अपना नहीं मानते। इनके अंदर भी कानिकुब्ज सरयू पारी का डिवाइड है। सरयू पारी अपने को बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, कानिकुब्ज अपने को जो है वो छोटा ब्राह्मण मानते हैं। और दिनेश शर्मा न सरयू पारी है न कानिकुब्ज है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में इन्होंने ब्राह्मणों को उस तरह का वजन नहीं दिया। फिर आपका बिकरू कांड हो गया। बिकरू कांड में जिस तरह उसको ठोका इन्होंने, वो भी गया कि जो है इन्होंने जबरदस्ती उसको ठोक दिया ला करके रास्ते में, तो ये भी इनके खिलाफ गया। और तीसरी बात ये कि अच्छा उसको ठोका भी क्यों, इनका जो अवनीश अवस्थी हैं, जो आपके डिप्टी चीफ सेक्रेटरी हैं और गृह सचिव हैं, अवनीश अवस्थी का कनेक्शन निकल रहा था उसके साथ। अगर वो अपना मुंह खोलता तो हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े विकेट गिर सकते थे उत्तर प्रदेश में। उसका जो सचिव था जय वाजपेयी, उसकी रिश्तेदारी है अवनीश अवस्थी से, और अवनीश अवस्थी के साथ एक मंच पर वो शादी ब्याह इसमें शेयर कर चुका है। तो इस तरह बहुत कंफ्यूजन है, आपसे बता रहे हैं। तो ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अपने को बिल्कुल जो है वो मतलब अलग थलग महसूस कर रहे हैं। फिर उनको लगता है कि बसपा आएगी तो हम रहेंगे नहीं, सपा आएगी तो हम रहेंगे नहीं, भाजपा आएगी तो हम रहेंगे नहीं, तो हम क्यों जो है मतलब क्या कहते हैं इनका ढोल बजाएं, हम क्यों नहीं अपना अस्तित्व अलग रखें, ताकि हमको लोग जो है मतलब वजन दें या हमको अलग से रिकॉग्नाइज करें। तो प्रियंका ने तो ये तो जगा ही दिया है। बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया है, अखिलेश जी ने भी ब्राह्मणों का पोस्टर वोस्टर लगवाया पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहन नहीं, जी इससे को फर्क की लोग बसपा को वोट नहीं देंगे? नहीं, देखिए फर्क इससे कुछ पड़े या ना पड़े, असली बात यह है कि इन लोगों को लग रहा है कि ब्राह्मण अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि उनको लगता था कि बीजेपी रहेगी तो ब्राह्मण रहेंगे। तो जब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उनके असंतोष का 1%, 2%, 5%, 10% जो ही फायदा उठा सकें, इसलिए ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है। उसका फायदा अच्छा। मिलेगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, आप बता। अब जैसे कि एक एमपी हुआ करते थे सपा के, मोहन सिंह, इलाहाबाद जी। यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और देवरिया से एमपी होते थे। एक इलेक्शन जीतते थे, इलेक्शन हार भी जाते थे। वो खुलेआम कहते थे कि भाई हम अपने क्षेत्र में पंडित जी लोगों का पैर पैर लागते लागते जो है हम पांव लागी करते करते जो है हमारा माथा खिस गया, लेकिन पंडित जी लोगों ने हमको कभी वोट नहीं दिया। तो बात यह है कि ब्राह्मण सम्मेलन हो, अब वो जो मायावती का बहन जी का जो आपका जो सोशल इंजीनियरिंग था, वो इंजीनियरिंग फेल हो गया है। अब सतीश हम्म। मिश्रा के कहने से कौन ब्राह्मण वोट देगा ये कहा नहीं जा सकता। और फिर जब सोशल इंजीनियरिंग था तो उसमें लोग जाते थे और ये वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रख करके और जो टिकट पैसा लेके देती थी, वो सब भी मामला काफी जो है मतलब गड़बड़ा गया है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब जीतने की क्षमता रखेंगे, जिताने की क्षमता रखेंगे, तभी तो आपकी दुकान चलेगी। वो मामला गड़बड़ हो गया। एक सर, उपनिषद में रेफरेंस आता है, जी ब्राह्मण और क्षत्रियों को विश्वमता कहा गया है। जी उनकी आपसी लड़ाई आज से नहीं है, वो वैदिक काल से ही है। जी लेकिन ये भी सलाह दी है कि जब जब नीचे से शूद्रों का विद्रोह हो, उभार हो,
तो आप लोग मिलकर जो है दोनों काम करना, क्योंकि यू आर ईटर ऑफ द पीपल, विषमता, लोगों का भक्षक कहा गया है। और मिल के साथ ऐसे ही इसी तरीके से अगर देखेंगे तो जैसे बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, ललित जी नारायण मिश्रा थे, उनकी वहां पे हत्या हो गई, मर्डर हुआ, जो भी हुआ उसके बाद उनके भाई को बना दिया गया, जगन्नाथ मिश्रा को सीएम, ब्राह्मणों ने समझौता कर लिया। और इसी तरीके से आंतरिक तो मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया था कि ब्राह्मण, विपतित ब्राह्मण, निम्न ब्राह्मण परेशान है सवर्ण ब्राह्मणों से। तो आपसी तो अंतर्द्वंद है, और वो आज से नहीं पहले भी रहा है। लेकिन चुनाव के समय तो देखा जाता है कि सब आपस में झगड़ा भी है, लेकिन तब भी गमछा से मुंह ढक के जाके फूल छाप नहीं मार देता है। तो ये अंतर विरोध इतना बढ़ गया है कि उस सपा को भी वोट दे सकता है, कांग्रेस को भी दे सकता है, बसपा को भी दे सकता है। देखिए, वो अंतर विरोध जो आपने कहा वो ऐतिहासिक अंतर विरोध है, वो बात अपनी जगह पर सही है। लेकिन ब्राह्मण और राजपूतों में, मैं भी राजपूत उससे हूँ और मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ब्राह्मण दो तरह का है, एक ब्राह्मण सुदामा है और एक ब्राह्मण परशुराम है। जब ब्राह्मण कमजोर रहता है तो सुदामा बन के दीन बंधु बंधु बलि राजा कहता है राजपूतों को, और जब वो मजबूत हो जाता है तो परशुराम बन जाता है कि हम जो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, तो हम 21 बार क्षत्रियों का विनाश करेंगे और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है विनाश करना। मुझे तो ये लगता है कि जो सामने से आपको दीन बंधु बलि राजा आगे बाबू साहब लोगों को कहता है और ये उसके भ्रम में पड़ जाते हैं, वो उसके भीतर से ही चलता रहता है कि बेटा आप दीन बंधु बलि राजा कह रहे हैं, लेकिन साले तुम्हारा विनाश हम ही करेंगे। तो ये एक फैक्टर है, आप जान लीजिए। दूसरी बात ये है कि हम आपस में लड़ें, लेकिन अगर शूद्रों का, बैकवर्ड का विरोध होता है तो हम आपस में मिल जाते हैं। लेकिन आप हाँ, एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि कोई भी विरोध तभी तक चलता है जब तक उसमें पढ़े लिखे लोगों की बैकिंग होती है। एक उद्योगपति ने मुझसे कहा था कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर विरोध हो तो आप ये जान लीजिए कि जब तक किरानी लोग उसमें शामिल नहीं होंगे बैकबोन से, तब तक वो हाँ, विरोध बहुत चलेगा नहीं है, आपसे बता रहा हूं। तो हाँ, किरानी का मतलब थोड़ी कि बाबूए खाली हुआ। हाँ, किरानी का मतलब उसके पास दिमाग है, जो पढ़ा लिखा है, जो लड़ा सकता है। तो बुद्धि हाँ, उनकी रहती है, लड़ने वाले हाथ दूसरों के रहते हैं। तो हाँ, ये हाँ, दीन की राजा पर ठाकुर चूंकि सत्ता में बहुत दिन तक रहे तो चापलूस पसंद है, तो उस हम्म, चापलूसी में ठाकुर साहब लोग फंस जाते हैं, आपसे बता रहा हूं। हम्म, उनको लगता है कि हम दीन बंधु बली राजा है, और हम्म, वहां नीचे से खसक जाती है उनकी। हाँ। हाँ, तो ये जो गलतफहमी है बाबू साहब लोगों की, ये गलतफहमी को कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हजारों साल की गलतफहमी है। उसमें सर आपने दो महत्वपूर्ण बातें अभी कही है कि वेस्टर्न जी यूपी में जो कि जाट और मुसलमान आपस में लड़ रहे थे और जाट ने बल्क में बीजेपी को वोटिंग की, इस बार नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर फैक्टर है जो बीजेपी के साथ थे, अब सपा के साथ है। जाट, मुसलमान और जो अजीत सिंह के जयंत की पार्टी है, वो सब ये सपा के साथ कोलैबोरेशन होगा। हाँ, ये जयंत का तो कोलैबोरेशन हो गया है संभवतः। हाँ, हाँ, जयंत का तो हो गया है। बीच में ऐसा हुआ कि एक दिन उनको जो है वो क्या कहते हैं लेके चली गई प्रियंका गांधी, उनसे बात बात हुई, तो ये तुरंत गोदी मीडिया ने उड़ाना शुरू कर दिया कि जयंत कांग्रेस में जा सकते हैं। जयंत इतने बेवकूफ नहीं है कि वो दीवार पर लिखी इबारत ना पढ़ें। 2024 में भले जयंत कांग्रेस के साथ चले जाए, लेकिन अभी जयंत के लिए कांग्रेस में जाना इसलिए संभव नहीं है कि अभी किसान आंदोलन का जयंत के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हैं मतलब दबाव है। दूसरी हाँ, बात, जाटों में बलियान खाप और परमार खाप, और भी एक खाप कोई है उसका नाम हमें नहीं याद है। इस खापों में जयंत परमार खाप के हैं। वहां बलियान खाप जो है वो डोमिनेंट है, दागेश टिकैत बलियान खाप के हैं। अगर बलियान खाप जो है परमार खाप के साथ ना हो तो जयंत चुनाव नहीं जीत सकते, जैसा कि आपने पिछले चुनाव में देखा कि अजीत सिंह चुनाव हार गए। तो इसलिए जयंत बलियान खाप का विरोध करके जो है वो किसी के साथ नहीं जा सकते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और अगर वो नहीं, जाएंगे तो राजनीतिक नुकसान करेंगे। वो प्राइमा फेसी ऐसा दिख रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन चलिए सर, एक सीधा सवाल, हम लोग सब सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पता है कि इलेक्शन होता है तो जात जात वाला मामला रहता है, ये अब आज से नहीं पहले से भी है, ये कोई नई बात नहीं है। कौन जात किसको वोट देने जा रहा नहीं, देखिए, कौन जात की बात है तो इतना आप बारीकी से तो नहीं कह सकते कि कौन जात
किसको वोट देने जा रहा है। अब जैसे यादव बाई एंड लार्ज सपा को वोट देंगे, ठीक है। राजपूत बाई एंड लार्ज बीजेपी को वोट देंगे, ब्राह्मण जी वोट फ्रैक्चर हो सकते हैं, ब्राह्मण जी। वोट फ्रैक्चर हो सकते हैं, बनिया बाई एंड लार्ज बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन मुसलमान किसी भी कीमत पर सपा भाजपा को हटाने के लिए वो इस हम्म। बार मेरे हिसाब से सपा को वोट देंगे। उनमें ठीक अब है। कोई और कंफ्यूजन नहीं। मोरलेस अगर देखें तो बीजेपी का अभी भी जो पूरा वोट बेस है, लार्जली अपर कास्ट, कायस्थ, भूमियान, ब्राह्मण, राजपूत, लार्जली कह रहा हूं, पूरा नहीं कह रहा हूं। इसके अलावा पटेल, कुर्मी में से ज्यादा वोट जाएगा, कुशवाहा ज्यादा वोट जाएगा, छोटी छोटी और जातियां हैं, दलित में जो एंटी जो जो रेस्ट ऑफ जाटव है वो वोट, अति पिछड़ा में बहुत सारे सहनी वोट, उधर कोलैबोरेशन चल रहा है। तो इस हिसाब से ओवरऑल पिक्चर हम तलाशने की कोशिश करें तो क्या पिक्चर इमर्ज कर रहा है? आसान होगा लड़ाई या मुश्किल होगा? देखिए, कुर्मी कभी एक वोट बैंक नहीं रहे, कुर्मी वोट भी हमेशा फ्रैक्चर होता है। अब अच्छा। कुर्मी वोट जैसे नरेश उत्तम को इन्होंने बना रखा है, सपा ने अध्यक्ष बना रखा है, प्रदेश अध्यक्ष, और जी कुर्मी वोट में स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी वोट है। तो ये जिस जिस नेता का जिस जिस क्षेत्र में प्रभाव है उस क्षेत्र के कुर्मी उसको उसको वोट देते हैं। ठीक है। आप लोग हैं, जिस जिस क्षेत्र में लोध में जिस पार्टी के नेता का प्रभाव होता है लोध उसको जो है मतलब वोट देते हैं। राजभर वोट हमेशा जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वोट कटवा के रूप में ओम प्रकाश राजभर थे, लेकिन उन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी के समर्थन दे दिया था, उनके समर्थन से चुनाव लड़े थे, तो वहां राजभर वोट ज्यादातर जो है वो बीजेपी को पड़े थे, जो कि इस बार ज्यादातर सपा को वहां वोट पड़ेंगे। दूसरी बात, जो मुसलमानों में ओवैसी जो चारों तरफ जा रहे हैं और आ रहे हैं ओवैसी, और जैसे इलाहाबाद में उन्होंने प्रयागराज में अतीक के परिवार पर हाथ रखा है, तो अतीक के परिवार की क्रेडिबिलिटी मुसलमानों में भी बहुत घट गई है। डर के मारे जो है अतीक के कि हमको पहचान न ले, हमको ये न कर ले, बात अलग है। मुसलमानों की कम वोटिंग हो सकती है, ये बात अलग है, लेकिन वो मुसलमानों को ये ओवैसी को वोट दे देंगे ये आप जो है मतलब नहीं कह सकते, है ना। और फिर जो मुसलमानों से बात होती है तो उनका एक सूत्री कार्यक्रम है आपको कि क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार भाजपा को हराना। तीसरी बात, आपका कुशवाहा वोट है, तो कुशवाहा में बाबू सिंह कुशवाहा भी एक फैक्टर है, केशव प्रसाद मौर्य ही एक फैक्टर नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य का बेल्ट हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को दे दे, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा का बेल्ट जो है वो क्या कहते हैं किसी और को भी वोट दे सकता है, मतलब सपा को भी वोट दे सकता है, या बाबू सिंह कुशवाहा जिसके साथ रहे। और आज की डेट में बाबू सिंह कुशवाहा ने जिस तरह जो है उत्तर प्रदेश में पैसा कमाया है, जिस तरह उनके पास पैसे का जो है मतलब वो हो गया है, उस हिसाब से वो बल्कि केशव प्रसाद से ज्यादा बड़े फैक्टर हो गए हैं। वो ठीक है कि लो की प्रोफाइल है, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, वो अपने क्षेत्र में ही प्रभावित कर सकते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के जो है कोयरी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है क्या पटेल वोट का फ्रैक्चर ही हो गया। दूसरी बात ये जो प्रजापति हैं, आज की डेट में भी प्रजापति वोट जो है वो आपके सपा के साथ है, गायत्री प्रजापति के कारण। ठीक है वो जेल में है, तो सपा तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकती, सपा की सरकार आएगी तभी तो पता चलेगा कि गायत्री प्रजापति को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए इस तरह छोटी छोटी बहुत सी जातियां हैं, उनका वोट इस तरह से फ्रैक्चर्ड है आप सरकार। जो बाई एंड लार्ज जो है इनका जो वोट बैंक है वो आपका कायस्थ वोट जो है वो एक जाई वोट है इस समय जो है भाजपा के साथ, और बनिया वर्ग का वोट एक जाई वोट है। बाकी वोटों के बारे में, और ठाकुर वर्ग का वोट भी एक जाई आप कह सकते हैं, लेकिन ठाकुर वर्ग में भी जहां ठाकुरों के धाकड़ कैंडिडेट खड़े होंगे वहां हो सकता है कि भाजपा का को वो वोट ना मिले, वो वोट जो है ठाकुर की तरफ चला जाए। अपर कास्ट वोट भी लार्जली फ्रैक्चर्ड होगा, हो सकता है ज्यादा बीजेपी को मिले लेकिन कुछ और भी मिल सकता है किसी और पार्टी हाँ जी जी जी। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा कि कहाँ कौन कैंडिडेट है, और वो कैंडिडेट का जो है कितनी अपने क्षेत्र में पकड़ है। अब जैसे राजा भैया है, मान लीजिए को। राजा हाँ। भैया, राजा भैया तो अपनी एक अलग पार्टी बनाए हैं, तो राजा हम्म भैया का वोट कभी फ्रैक्चर नहीं होता, हम्म क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। लेकिन राजा भैया ही जो है 2 सीट है बिहार और कुंडा, उसको छोड़ के आपके जो है प्रतापगढ़ में बाकी जो 6 सीटें हैं वहां राजा भैया का फैक्टर नहीं चलता, वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाते। अब प्रमोद तिवारी हैं, प्रमोद तिवारी का रामपुर खास चलता है, तो रामपुर खास में प्रमोद तिवारी या उनकी बेटी जीत रही हैं,
उसके अलावा वहां किसी और का वोट नहीं चलता, न ब्राह्मण वोट भी नहीं बीजेपी में जाते, सब प्रमोद तिवारी को वोट देते हैं। इस तरह के पॉकेट्स भी हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज जो है वो जो वोट बैंक है वो इस तरह से बटा हुआ है लोगों में। जी नहीं, चलिए बहुत अच्छा आप विश्लेषण की। ओवैसी फैक्टर नहीं रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से इस चुनाव में तो नहीं रहेगा। अच्छा, ये सब बात हुआ इक्वेशन का, समुदायों का, जातियों के इक्वेशन का हुआ। क्या कुछ आम जीवन के जो मुद्दे हैं, महंगाई है, डीजल पेट्रोल है, दवा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, तमाम ये बात है, आरक्षण है, सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म का भी सवाल है, क्या ये मुद्दे उभर कर आएंगे इनमें से कोई मुद्दे चुनाव में? अब देखिए, ये मुद्दों की बात तो ये है कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसान आंदोलन है। जी, किसान आंदोलन, हाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, या और भी स्टेट आप ले लीजिए, यहाँ उस तरह की किसानी नहीं है जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की किसानी है। एकदम। इन क्षेत्रों में बटाईदारी प्रथा है, और ज्यादातर जो आपके किसान हैं वो छोटी जोत के हैं, और नहीं तो बटाई पर जो है किसान, वो जो है जो ऊंची जातियों के लोग भी हैं वो भी बटाई पर अपनी खेती देते हैं। तो बटाई पर जो खेती देते हैं उसमें तो उनको बटाई ही मिलता है, तो बहुत थोड़ा बहुत बेचना रहता है, उस तरह मंडी में वो जाते नहीं है। तो यहाँ उस तरह किसान आंदोलन का जो है फैक्टर आपको जो है पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं दिखाई पड़ा होगा। इसी तरह बंगाल में भी बहुत छोटे छोटे बटाईदार हैं। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं मंडी है, कहीं वहां भी बटाईदार हैं। आपके बाकी स्टेट्स में ऐसी स्थिति नहीं है, सब छोटे छोटे बटाईदार हैं, छोटी छोटी जोत है। तो इसलिए किसान आंदोलन का ज्यादातर असर तो उन जगहों पर है जहां बड़े बड़े किसान हैं, जो खेती ही जिनका मुख्य मतलब वो है, जिनका पूरा परिवार एक दो लेबर के साथ बाकी पूरा परिवार मियाँ बीवी बच्चे सहित लगता है। यहाँ तो आप बिहार के रहने वाले हैं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की लगभग एक संस्कृति है। यहाँ जो सो कार्ड सवर्ण लोग हैं उनके घर की औरतें तो खेत में निकलती ही नहीं है कोई काम करने के लिए। या तो उन्होंने पटाईदार को दे रखा है, या अगर करते भी हैं तो जो है लेबर जो है वो मतलब वो करके जो है वो खेती करते हैं। वो उस तरह की आधुनिक खेती भी नहीं करते, उनके पास उस तरह के आधुनिक उपकरण भी नहीं है। तो इस तरह का डिवाइड है, आपसे बता दें। तो अब इस तरह का जब डिवाइड है, तो इस तरह के डिवाइड में कौन कहाँ क्या वोट देगा, क्या जातिगत समीकरण है, क्या आपसी वैमनस्य है, ये सब फैक्टर काम करेंगे। लेकिन जो बाई एंड लार्ज फैक्टर काम करते हैं वो मैंने आपको बताया कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान और जाट जिसके साथ जाएंगे वो चुनाव जीतेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो इनका यादव और जो वोट बैंक है वो कैंडिडेट का अपना वोट बैंक है, उसके साथ अगर राजभर और मुसलमान वाला फैक्टर जुड़ जाएगा तो वो चुनाव जीतेगा। फिर ये जो तमाम महंगाई और ये सब मुद्दा है, तो जो छोटे सोच के लोग हैं ना उनको ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए हिमाचल प्रदेश में, अडानी का जो सेब के किसानों के साथ इन्होंने बदतमीजी की, तो पूरे सेब बेल्ट में इनकी जमानत जब्त हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पता चला कि सेब उनकी खेती है, और सेब ही जो है वो क्या कहते हैं वो औने पौने दाम पर बिका, तो जो है वो क्या कहते हैं उनका क्रोध आना स्वाभाविक है। जबकि आप देखिए कि पूरे पहाड़ के क्षेत्र में दो ही कास्ट महत्वपूर्ण है, पूरे पहाड़ में, हिमाचल से लेके उत्तर प्रदेश में, मतलब ये उत्तरांचल में राजपूत और ब्राह्मण ही पहाड़ में है ज्यादातर, आप समझिए। बाकी लोग सब जो है बहुत ही कम संख्या में है। अगर उसमें जो थोड़ा मैदानी इलाका है वहां बाकी अन्य कास्ट के लोग हैं, नहीं तो आप पहाड़ में देखेंगे, पूरे उत्तराखंड में देखिए या चाहे पूरे हिमाचल में देखिए, आपको केवल ब्राह्मण और ठाकुर मिलेंगे वहां। तो अब अगर ऐसी जगह पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनल वो है मतलब हानि और लाभ, वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। निश्चित रूप से इसका मतलब सर यही हुआ कि बीजेपी के अच्छे दिन जाने वाले हो सकते हैं। बीजेपी लगातार सिकुड़ रही है। हाँ, वो क्लाइमेक्स में चला गया। 2017 के बाद लगातार बीजेपी सिकुड़ रही है। आप हर स्टेट में देख लीजिए, एक समय था कि इनका 18-19 स्टेट में राज्य हो गया था, अभी 16 स्टेट में घूम फिर के है, और उसमें भी इनके सत्ता में रहने के कारण कई स्टेट में है। अगर ये सत्ता में ना रहे तो वहां जो है जो इन्होंने भयादोहित करके लोगों को बीजेपी में के साथ सरकार बनाने में शामिल कर रखा है, वो शायद वो फैक्टर जो है न चले। आपसे बता, सत्ता में रहने का भी इनको लाभ मिल रहा है। केंद्र की तो सत्ता अगर खसकी तो कई स्टेट में अपने आप खसक जाएंगे। आपसे बता,
2024 को लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसको क्या फिल्म का ट्रेलर समझा जाए? देखिए, आप इसको ट्रेलर समझने के पहले आप एक फैक्टर और समझिए। 2019 के चुनाव में 341 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां ईवीएम से जो वोट निकला और जो वोट ईवीएम में पड़ा, दोनों की संख्या में अंतर है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। ये एक फैक्ट हो गया। इसके बाद दूसरे फैक्ट पर आप आइए। ये जब से लंबित है, उसके पहले उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव हो चुका था। तो 2019 के चुनाव के बाद जो भी स्टेट्स में चुनाव अभी तक हुए हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां जैसे लेटेस्ट चुनाव आपका बंगाल और बिहार का आप देख लीजिए, तो बंगाल और बिहार में जो नमूने के तौर पर ईवीएम और वीवीपैट का जो मतलब वोट मिलाया जाता है, आश्चर्यजनक रूप से एक वोट का भी अंतर नहीं है। इससे एक बात तो प्रमाणित हो रही है कि इन दोनों चुनाव में ईवीएम नहीं चला। अगर ईवीएम चलेगा तो वोट का समर्थन एक जगह है और ईवीएम का जो है वोट एक जगह है। तो अगर इनका वोट ईवीएम नहीं चला, ईवीएम इसी तरह लटका रहा मामला, तो आप ये निश्चित रूप से जानिए कि जनमत इनके खिलाफ है। सर क्यों? लगातार जो है लगातार लोग प्रताड़ित हैं, आप जान लीजिए इस बात। एक बात हम लोग ये कह मतलब कई वर्षों से सामाजिक संगठन, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, ईवीएम के खिलाफ लगातार हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन आंदोलन करते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अपने वश में है एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको इशू नहीं बनाया है अब तक, क्योंकि घाटा लाभ उन्हीं को होना है, उससे घाटा लाभ ना आपको होना है ना हमें होना है। क्या पॉलिटिकल पार्टी मुद्दा बनाएगी? जब ईवीएम कहते लोग हैं, ऐसा नहीं है, जब ईवीएम आप ही ने शुरू किया, जब यूएपीए कांग्रेस ने ही लगाया, किस मुंह से यूएपीए का विरोध करेगी? जो यूएपीए में जमानत असंभव बना दिया गया वो कांग्रेस ने ही बनाया, तो किस मुंह से जो है वो यूएपीए का विरोध करेगी? जब एक समय था कि अडवाणी और उनके जो है क्या कहते हैं आपका नरसिम्हन की, कौन है तो नेता उनका नरसिम्हा, उसने किताब तक लिख दी कि ईवीएम में किस तरह का घपला हुआ और कांग्रेस को कान पे जूं नहीं रहेंगी। सवाल ईवीएम में भी जो बेईमानी होती है वो पार्टी नहीं करती, सिस्टम करता है। सिस्टम आप रहता है तो वो जो है आपके लिए बेईमानी करता है, और सिस्टम आपके खिलाफ हो गया, दूसरे के साथ हो गया तो दूसरे के लिए उसने बेईमानी कर दिया। किस मुंह से आप कहेंगे कि ईवीएम में ये गड़बड़ी होती है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चूंकि लंबित है और अभी अगर ईवीएम में वोट नहीं मिला तो ये मामला जो है वो सतह पर आ जाएगा। इसलिए अब दूसरी बात ये, आप खुद सोचिए कि 2014 के बाद और 2019 तक जब अगला लोकसभा चुनाव हुआ तो कभी भी बीजेपी की सरकार या बीजेपी पार्टी इस बात पर ध्यान देती थी कि लोग क्या कहेंगे, जनता में क्या रिएक्शन होगा, हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी क्यों चिंता हो गई है? ये फैक्टर नहीं है। अभी क्यों जो है वो अचानक इलेक्शन हारने के बाद जो है इन्होंने जो है वो पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया है? क्यों ये बाकी स्टेट से चिरौरी कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम करो? ये तो लगातार बढ़ाते रहे ना, और इनका तो तर्क है कि भाई विकास इसी से हो रहा है और जो है तमाम खर्चे इसी से निकल रहे हैं। इकोनॉमी को तो इन्होंने पूरी चौपट कर दी है। आखिर क्यों क्यों ये जो है वो क्या कहते हैं जगह जगह छत्रपों पर को वजन दिया जा रहा है? क्यों जो है मतलब क्या कहते हैं मतलब ये दिया जा रहा है जैसे कि जनता में मतदाता भी कुछ है। 2014 के बाद 2019 तक तो ये मतदाता को कुछ मान ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि 2019 तक तो इनका जो है वो खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने से गड़बड़ है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी इसकी गारंटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है ये है? जी, मेरा तो विचार यही है। अच्छा चलिए, क्योंकि वो हो जाएगा आपको बता रहा। अगर अभी गड़बड़ी ईवीएम में करेंगे तो वो मामला जो है फिर वो जो है वो हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और फिर इस समय सुप्रीम कोर्ट में इनके मन माफिक जो है वो चीफ जस्टिस नहीं है। एक ये फैक्टर भी है। आपकी जो एनालिसिस कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे मजबूत अभी स्थिति है सपा की। जी, सपा मैनिफेस्टो लेकर आएगी? अब ये हम नहीं बता सकते, हम उनके पार्टी के मेंबर तो है नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया सर, और बहुत नहीं आपसे बता रहे हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जिस तरह सपा
उनको आपको एक तरफ जो है शिवपाल को भी मिलाना चाहती है, दूसरी तरफ जो अंबिका यादव वगैरह पिछली बार निकाल दिया था बलिया से, उनको शामिल कर लिया। जिस तरह राजभर इनके साथ शामिल हो गया, जिस तरह जयंत चौधरी के साथ इनका समझौता होने जा रहा है, जिस तरह और छोटी छोटी पार्टियों से समझौता होने जा रहा है, तो विकल्प के रूप में बचा कौन? और फिर जो मायावती जी की पार्टी थी, वो चूंकि बीजेपी के मिलने की वजह से या उससे बने, उसकी बहुत डिस्क्रेडिट हो गई। तो सारे एमएलए अभी जो 6-6 एमएलए छोड़ करके चले गए, उसमें सभी जातियों के एमएलए हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, सभी जातियों के हैं। तमाम कास्ट इक्वेशन में अभी पिछले दिनों तमाम कोयली नेता जो है, कुशवाहा लोग जो है उस सपा के साथ मिले। आप अभी तो फिलहाल वही दिखाई पड़ रहे हैं। अभी जो है वो अच्छा, पिछले चुनाव से अगर उन्होंने अपना सुधारा होगा तो वो फिलहाल तो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और फिलहाल जब इनके खिलाफ है। वो थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिख भी रही है और चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, लेकिन चाप के रखना पड़ेगा उनको इलेक्शन तक। अब वो जो करें ये उनके ऊपर है, हम लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है। हम लोग तो यहाँ बैठ करके बौद्धिक जुगाली करते हैं कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। कई बार बौद्धिक जुगाली गलत भी साबित हो जाती है। हम तो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से तो सपा ही दिखाई पड़ रही है। और इनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनका आपसी आंतरिक विग्रह है। ये एकजुट होकर पार्टी नहीं है इस समय, आप समझ, इनका आंतरिक विग्रह बहुत जबरदस्त है, आप समझ लीजिए भाजपा का। और सबसे बड़ा है कि भाई शाह और उनके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट योगी हो गए हैं, तो अब योगी को तो उत्तर प्रदेश से बचाना मुश्किल हो रहा है, तो पोटेंशियल कैंडिडेट कहाँ होंगे आप बताइए। तो जाके उत्तराखंड में अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सड़क पे नमाज पढ़वाती है, तो फिर ये मैंने देखिए वो चाहे जो कहें, उत्तराखंड में भी हमने आपसे बताया कि पहाड़ पर ब्राह्मण ठाकुर डिवाइड बहुत जबरदस्त है। उत्तराखंड में भी तमाम ब्राह्मण नेताओं के रहते हुए लगातार 3 मुख्यमंत्री इन्होंने ठाकुर बनाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और आपके क्या कहते हैं अभी धामी साहब को बनाया, जबकि वहां ब्राह्मण लीडरशिप ऑलरेडी है। विजय बहुगुणा वहां इंतजार कर रहे हैं। आपके क्या कहते हैं ये निशंक जो है इंतजार कर रहे हैं वहां, खंडूरी इंतजार कर रहे हैं। उनको छोड़ करके आपने उनको बनाया। और वहां के चुनाव में भी एक बार जो है वो अगर ब्राह्मण को बनाते हैं तो राजपूत दूसरी तरफ चला जाता है, राजपूत को बनाते हैं तो ब्राह्मण दूसरी तरफ चला जाता है। ऐसे आप उत्तराखंड में क्या मानेंगे कि कौन कौन आएगा, ये बताइए। जी जी जी, इसीलिए मंदिर मस्जिद, ये चाहे नमाज कहें या जो कहें, उत्तराखंड में उतने मुसलमान भी नहीं है। उत्तराखंड में उतने मुसलमान भी नहीं है जो उस तरह के डिसाइडिंग फैक्टर हो। वो उत्तराखंड में उतने दलित भी नहीं है। कोई कोई पॉकेट में हो सकते हैं, बाई एंड लार्ज तो ब्राह्मण ठाकुर है वहां। और एक हुआ तो दूसरा खिलाफ, और दूसरा हुआ तो पहले वो वाला खिलाफ। तो ये है स्थिति। अब जैसे इधर भी रावत हैं तो रावत भी ठाकुर हैं, उधर भी 2 रावत बने, उसके बाद धामी बन गए, तीनों ठाकुर बन गए। तो ब्राह्मण लीडरशिप तो वहां पता नहीं कितने दिन से जो है वो हाशिए पर है। तो कैसे आप मान ब्राह्मणों को जो है वो क्या कहते हैं मतलब सब इनको वोट दे देंगे। ये सब फैक्टर हैं अपनी जगह पर, आपसे बता रहे हैं। चलिए, दिलचस्प आपने एनालिसिस किया सर। तो ये थे जेपी सिंह साहब, और बहुत ही माइन्यूट और बारीकी नजर रखते हैं एक एक चीज पर। ये कोई एब्सोल्यूट में नहीं है, सब कुछ एकदम फ्लूइड है। तो इलेक्शन जो है दिलचस्प होने वाला है, और शायद 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका इसमें ट्रेलर फिल्म का दिख जाए। शुक्रिया सर आपका। और सभी का आग्रह है कि ये पूरा वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और माइन्यूट से माइन्यूट सबसे जबरदस्त यहाँ पे एनालिसिस होता है अम्बेडकर नामा में। समय की पाबंदी नहीं होती है, कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं होता है। तो जब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक बात करते रहते हैं। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा घर घर लोगों के पास इन तमाम इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को, और जो नॉलेज हम पाते हैं उनको घर घर पहुंचाए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।